हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर से शुरू करते हैं। हम लोग नया टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक का क्या नाम है? ये है महाजनपद काल, है ना। तो क्या है, कब आया था? ये शुरू हुआ था 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व। हम लोग 1000 बीसी से 600 बीसी तक बात कर चुके थे। ये क्या काल था? उत्तर वैदिक काल था। इसके बाद जस्ट बाद ये हो जाएगा शुरू, क्या? महाजनपद काल। इसी काल को बोला जाता है बौद्ध तथा जैन काल। क्यों? क्योंकि इसी समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ध्यान से सुना करो, जो लिखा है वो तो है ही। इसके अलावा जो साइड में चीज़ें बता रहा हूँ वो वैसी चीज़ बता रहा हूँ कि आपका टॉपिक में कुछ बचे ही ना, एक समझ बन जाए, है ना। तो बौद्ध तथा जैन काल क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसी काल में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था। क्यों हुआ था? मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में कि बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए थे, है ना। धार्मिक कर्मकांड बढ़ जाएंगे, बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाएगी, जिससे क्या होगा? खेती में पशुओं की कमी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग, वैसे लोग जो लोन लेने या लोन देने के उससे जुड़े थे, उसको धर्मसूत्र नामक एक पुस्तक थी हिंदू धर्म की, उस पुस्तक में क्या उसको पाप बताया जाएगा। तो वैसे लोग क्या है, अब उनको तो अपना व्यापार करना है, तो लोन लेना उनके लिए पाप है, तो उनको निचली निगाह से देखा जाएगा। तो वो भी चाह रहे थे कि कुछ परिवर्तन आए। इसके अलावा क्षत्रिय जो थे उनको भी लग रहा था कि हमारी स्थिति इस धर्म में क्या है, द्वितीय पैमाने पे है, जबकि हम सबसे शक्तिशाली हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को। विदेश यात्रा को भी पाप बताया गया था, वहाँ से भी पुष्य मिलेगा। तो ये सारे रीजन रहेंगे जिससे कि नए धर्मों का एक मार्ग प्रशस्त होगा और बौद्ध और जैन धर्म के रूप में वो लोग आगे आएंगे। अब जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस के लिए, तब हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या था। ठीक, अभी आ जाते हैं बुद्ध काल, जैन काल, महाजनपद काल। द्वितीय नगरीकरण इसको बोलते हैं। प्रथम नगरीकरण क्या था, आप लोग बताइए। चलिए, प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल में पता है नगरीकरण हुआ था, बड़े पैमाने पर एक सुविकसित सभ्यता थी, तो उसको बोलते हैं प्रथम नगरीकरण। इसके बाद ये द्वितीय नगरीकरण हुआ था आपका बुद्ध और जैन काल में। पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। आप लोगों ने जिसने भी महाभारत देखी उसने जरासंध का जिक्र मिला होगा, तो इस वंश का शासक था जरासंध, बृहद्रथ वंश का। ठीक है, अभी हाल ही में बीपीएससी में, मतलब बिहार के लिए, जरासंध की प्रतिमा बनवाएंगे नीतीश कुमार जी। इसका जिक्र हुआ था, नीतीश जी वहाँ पे गए थे। ठीक है, महाजनपद काल जो मैंने बोला, जन से क्या बनेगा? जनपद। जब ये जनपद और बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा? महाजनपद। तो महाजनपद काल में क्या होगा? 16 बड़े महाजनपदों का जिक्र है, किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े महाजनपदों का जिक्र है। ये बड़े महाजनपद कौन कौन से थे? एक भगवती सूत्र करके है जैन धर्म ग्रंथ, उसमें भी इनका जिक्र है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ पे है। तो ये मेन महाजनपद हम लोग पढ़ लेते हैं। अंग बिहार में है, इसकी राजधानी चंपा थी, खासतौर से गया वाला एरिया था। मगध सबको पता है, ये पटना वाला एरिया था, पाटलिपुत्र वाला। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में चल के पाटलिपुत्र बनेगी। तीसरा आपका काशी बनारस, सबको पता है। चौथा बज्जी संघ था, यहाँ पे गणतंत्र, सबसे दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है बज्जी गणतंत्र। ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी थी, ये भी बिहार का है। 3 बिहार के थे, वैशाली, मगध और अंग। इसके बाद 8 महाजनपद आपके होंगे यूपी में, है ना। उसमें कौन कौन से थे? छेदी था, ये कहाँ? बुंदेलखंड वाला था। यहाँ पे सुक्तिमती करके इसकी राजधानी थी। वत्स इसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। पुरु राजवंश था, जो आपने लोगों ने सुना होगा, कुरु पांचाल। इंद्र ने इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बसाई थी, किसके लिए? युधिष्ठिर जब राजा बने थे। ये तो है महाभारत का जी, है ना। ये तो महाभारत का जिक्र है, लेकिन मेनली पुरु थी, इसके इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मेरठ का।
पांचाल, इसकी कामपिल। ये कहाँ पे था? ये है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद यूपी में पड़ता है, इसका एरिया था। मत्स्य विराटनगर, सबने सुना होगा विराटनगर कहाँ है। राठ का एरिया भी उसको बोला जाता है। सूरसेन की मथुरा थी। अवंती की उज्जैनी, उज्जैन सबने सुना होगा। अवंती इसमें सबसे शक्तिशाली रहेगा, ठीक है। तो अंग, मगध, कौशल तथा अवंती, ये 4 राज्य थे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। अंग था आपका, मगध था, कौशल और अवंती, जिसमें मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उभरेगा। सबसे पहले बिंबिसार के काल में अंग पे विजय प्राप्त करेगा, फिर अगले उसमें कौशल पे विजय प्राप्त करेगा, और लास्ट में जब आपका शिशुनाग वंश आएगा तो ये अवंती पर भी क्या करेगा? विजय प्राप्त करके सबको अपने उसमें मिला लेगा। तो अब इसकी वंशावली शुरू करते हैं। एक्चुअली रियल रूप में आपकी वंशावली शुरू कहाँ से होती है? हर्यक वंश से। तो जो आपका जरासंध था उसका जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जिक्र है, तो वो मैंने बता दिया। मेनली यहाँ से आपका शुरू हो जाता है महाजनपद काल। तो पहली वंशावली है 544 BC से 412 BC, ये पूरा BC में चल रहा, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, ईसा पूर्व में। हर्यक वंश है। हर्यक वंश के 3 मेन प्रतापी राजा हुए, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बिंबिसार ने इसकी नींव डाली थी। बिंबिसार पहला राजा था, बुद्ध का समकालीन था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बुद्ध का सम्मान करता था। बुद्ध को वेणुवन नामक उपवन इसने क्या किया था? दान में भी दिया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट। इस वंश का प्रथम शासक था। प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या थी? गिरिब्रज, जिसको राजगृह बोलते हैं, ठीक है। गिरिब्रज या राजगृह बाद में इसी का नाम हो गया था। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा और कौशल की राजकुमारी कौन थी? कौशला देवी से इसका क्या हुआ था? विवाह। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अंग को क्या किया था? इसने जीत लिया था। मैंने बताया ही था कि अंग को सबसे पहले बिंबिसार ही जीत लेगा। उज्जैन का शासक था चंड प्रदोत। वो क्या हुआ? बीमार पड़ गया, तो उसके इलाज के लिए इसने अपना राजवैद्य क्या भेजा था? जीवक को। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि चंड प्रदोत के इलाज के लिए किसको भेजा गया था, किसने भेजा था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, इसलिए इस वंश को क्या बोला जाता है? पितृ हंता वंश, ठीक है। पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा पिता, ये पहला पॉइंट वही आ गया। कौशल, नरेश, प्रसेनजीत तथा वैशाली के शासक। चेटक से इसने क्या किया था? युद्ध किया था। कौशल मैंने बताया, कौशल था आपका, इसकी राजधानी क्या थी? कौशल जो था आपका, एक तो इसकी राजधानी आपकी हो गई है अयोध्या, अयोध्या थी। दूसरी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती मेन थी राजधानी। तो इसने कौशल से क्या करेगा? युद्ध करेगा, प्रसेनजीत से, और वैशाली के शासक से भी युद्ध करेगा। वैशाली का शासक कौन था मैं बताऊं? चेटक की पुत्री से भी बिंबिसार की क्या हुई थी? शादी हुई थी। तो ये एक्चुअली इसका मामाना था, मतलब इसके मामा का घर था। उनको भी ये क्या करेगा? बज्जी संघ में फूट डलवा देगा और फिर युद्ध लड़के उसको भी अपने उसमें मिला देगा। युद्ध में इसने रथमूसल और महाशिलाकंटक का इस्तेमाल किया था। अब रथमूसल क्या होता है? ये दोनों आपने बाहुबली पिक्चर में देखे होंगे। बाहुबली पिक्चर में क्या होता है? एक बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन होती है, उसको बोलते हैं महाशिलाकंटक। और रथमूसल होता है जिससे सबको काटता चला जाता है भल्लाल देव, वो हो गया रथमूसल, ठीक है। अब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन क्या होगा? इसी के काल में होगा। तो जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति होगी उसका आयोजन हो जाएगा किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। 4 टोटल बौद्ध संगीति हुई, एक अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कश्मीर में कुंडल में। जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो सारी संगीति एकदम डिटेल में, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप किसके थे, शुभकामी किसके थे, है ना, मोगलीपुत्र किसके थे, सब बताऊंगा। उसमें कौन कौन से उसकी रचना हुई। अभी तो केवल इतनी जानकारी ले लो। अब आते हैं उदयन। तीसरा राजा था इसका उदयन। इनका केवल एक ही क्वेश्चन इनसे बनता है कि इसने राजगृह के स्थान पे क्या? पाटलिपुत्र, पटना के पास में पड़ता है, 10-12 किलोमीटर दूर, उसको राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला वंश आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग ही रहेगा। वंश की जो आपको काल निधि है
वो क्या है 412 से 344 BC, है ना। इसका संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था, मैंने बताया था कि पहले क्या है, अंग को जीत लेगा, ये बज्जी को भी जीत लेगा, कौशल को भी जीत लेगा। अंग को कौन जीतेगा, अंग को तो पहले ही वाला जीत लेगा बिंबिसार। इसको कौन जीत लेगा, अजात शत्रु। अब बचा केवल अवंती जो बड़ा राज्य था, इसको जीतेगा शिशुनाग। शिशुनाग इसको हरा के इसको जीत लेगा और वत्स को भी जीतेगा। तो ये बात ध्यान रखना। फिर इसी का ही इस वंश का अगला राजा आएगा, वो आएगा कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी बोला जाता था क्योंकि काले कलर का था। इसका काल क्या है, 394 से 366 BC। इसके काल में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आप लोग को पता है, जो मैंने अभी बताया था कि पहले किसके में हुआ, अजातशत्रु में, दूसरा कालाशोक। तो बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति इसके काल में हुई। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। अब ये क्यों इतना बता रहा हूँ, ये आपका कहाँ काम आने वाला, BPSC, UP PCS प्रीलिम्स में तो ज्यों का त्यों मिलेगा आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। UP SSSC, क्योंकि GS में कहाँ जाओगे, क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा ना, हिस्ट्री से। और जब हिस्ट्री हम A to Z कराए दे रहे हैं तो कहाँ बचेगा आपका। तो ये वही चीज़ें करा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और सार शेयर कर रहा हूँ। अभी कोई बुक उठा लो, कालाशोक के बारे में आपको 20 फैक्ट मिलेंगे, अब रट लो। ऐसे सारे राजाओं के बारे में 50-50 फैक्ट मिलेंगे, रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी याद नहीं रहे। तो ये वो एक्सपीरियंस से आपको दिया जा रहा है ये मटेरियल कंटेंट, कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दें कि अगर गलती से ये भी पूछ ली तो भी आपका छूटे ना। अब आ जाते हैं शिशुनाग वंश के। दो ही मैन प्रतापी राजा थे, इनकी बात हो गई। कालाशोक के काल में क्या होगा, बौद्ध संगीति होगी। अंतिम शासक आपका नंदीवर्धन होगा और इसकी हत्या करके महापद्म नंद क्या करेगा, नंद वंश की स्थापना करेगा। एक्चुअली ये जो भी हत्या कर रहे हैं, इसके बाद अगला वंश ये सेनापति हुआ करते थे। तो महापद्म नंद क्या होगा, इसका नंदीवर्धन का सेनापति होगा। महापद्म नंद के बारे में बात कर लेते हैं। 344 BC से 326 BC, सब ईसा पूर्व में बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ईसा के जन्म से पूर्व। पुराणों में इसे क्या, सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, एक राट और एक छत्र कहा गया है। ये इसकी उपाधियां थी, तीनों पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। सर्व छत्रांतक, एक राट और एक छत्र। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, अभिलेख किससे संबंधित है। यह कलिंग का एक शासक था चेदी वंश का, जिसका नाम था खारवेल। अब उसके बारे में जब चेदी वंश पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल देंगे, कौन सी पहाड़ी पे था, कहाँ ये अभिलेख था, हाथी गुम्फा, और कौन कौन सी गुम्फा नामक उसने गुफाएं खुदाई थी, ठीक है। तो इसने मतलब कलिंग विजय की थी। सिंगल सी बात इतनी समझो कि अशोक ने बाद में जीती है कलिंग, पहले कौन जीतेगा कलिंग, ये। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। घनानंद मैंने बताया ना कि घनानंद सबसे ज़्यादा क्या होगा, दुष्ट शासक होगा, इससे कोई भी सुखी नहीं रहेगा। सिकंदर का ये समकालीन था। सिकंदर की सेना, इस टाइम नंद वंश की इतनी शक्तिशाली सेना रहती है कि सिकंदर की सेना नदी पार करने से, वितस्ता जो नदी थी उसको पार करने से मना कर देती है और वो चली जाती है। और सिकंदर का आक्रमण क्या हुआ था, इसी के काल में हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिकंदर का समकालीन कौन था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था। और इसी को हरा के आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी स्थापना करेगा, मौर्य वंश की, है ना। तो मौर्य वंश की आपकी स्थापना हो जाएगी इसको हराने के बाद, ठीक है। और यही क्या करेगा, दुष्ट शासक था तो ये कौटिल्य की क्या कर देगा, बेइज्जती कर देता है। कौटिल्य महापंडित रहते हैं तो तक्षशिला से पढ़ के आए हुए होते हैं, उनकी बेइज्जती कर देता है। तो कौटिल्य फिर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य में वो चीज़ें देखते हैं। एक छोटे से ग्वाले ही रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन जब उनको दिख जाता है इसमें शासक बनने के गुण हैं तो उनको प्रशिक्षण दे के सब चीज़ तैयार करते हैं। वो बाद में आनंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहीं पर नंद वंश पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगला वंश जो होगा वो हम शुरू करेंगे किस पे, मौर्य वंश से, है ना। अगला वंश हमारा होगा मौर्य वंश। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।